ग्रेविटेशनल फोर्स आपके लिए कुछ नया नहीं है। न्यूटन बाइक को तो आप कितने टाइम से जानते हो, एप्पल गिरा था वो भी आप जानते हो, जब न्यूटन का ये पूरा ग्रेविटेशन का इन्वेंशन उसने किया था, बताया था ये सब नाना छोकराओ भी હવે ખબર હોય એવું કઈ હું નથી। Now what you know about gravitational force and how to find out it? You people have already studied this in chapter 1, even your lower standard also you have studied, तो मेरे को थोड़ा वो आपको बताना पड़ेगा। क्या जानते हो आप ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, कैसे फाइंड करते हैं? When you are in classroom or you are in online class, have a habit to speak. It's a wide range force, okay? The reason is that मैं बोलने का इसलिए बोलता हूँ तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि बोलोगे तो रॉन्ग होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। रॉन्ग होगा तो करेक्ट होने के लिए हम है, राइट? ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे फाइंड करते हैं, क्या होता है, मेरे को उसकी जानकारी चाहिए। मैं आपको हिंट भी देता हूँ, एक ऑब्जेक्ट है उसका मास m1 है, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास m2 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे फाइंड करेंगे? डू यू नो एनीथिंग? Yes, sir. Formula is G is equals to m1 into m2 upon r square. ओके, फॉर्मूला यू टोल्ड मी दैट्स करेक्ट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला किसने दिया था, ये आपको पता है क्या? अच्छा, मैं आपको कुछ न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में आप जानते हो कि नहीं जानते हो? नहीं। अच्छा, तो हम बता देते हैं, कुछ नहीं। सपोज इफ वी आर हैविंग टू ऑब्जेक्ट्स, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है। इफ द सेपरेशन बिटवीन देम इज r, then you know that we want to calculate gravitational force between them, and this gravitational force is always an attractive type force, ये तो आप जानते हो। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है तो वो उसको अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे हम ये ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं बिटवीन टू ऑब्जेक्ट जिसका मास m1 एंड m2। दैट मींस दिस विल गेट अट्रैक्टेड बाय m2 because of gravitational force. At the same time m2 will get attracted by the gravitational force. Now what will be the value of that gravitational force that we have to consider? So ऐसा बताया गया कि it is directly proportional to product of masses. एक का मास m1 है, दूसरे का m2 है, तो उनका प्रोडक्ट हो जाएगा m1 into, and the second thing that is the gravitational force है that is inversely मतलब डिनोमिनेटर में हो गया square of the distance between them, बराबर। अगर ये दोनों को कंबाइन कर दो तो आपको ऐसा प्रोपोर्शनल मिलेगा कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस and inversely proportional to the square of the distance between them. This statement ये जहां से आया इसको बोलते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जब एप्पल गिरा उसको ऐसा क्लिक हुआ कि भाई ये एप्पल नीचे क्यों गिरा, तो फिर उसने बोला कि ये ग्रेविटेशन है, तो वो कितना फोर्स होगा वो भी फिर उसने ही फाइंड किया था, उसके लिए उसने ये प्रोपोर्शनलिटी दिया और जिसमें सबने ये फॉर्मूला। बट ये फॉर्मूला अभी भी इनकम्प्लीट है। The reason is that whenever you are writing any formula, it must be in terms of equality. So it should be a equality sign that you have to put instead of proportionality. And the procedure you know, जब proportionality निकाल के equality डालना है, then you should have to put a that constant over here. It is G m1 m2 by r square. This G is constant of proportionality. Later on उसका नाम दिया गया कि it is universal constant of gravitation. Now the reason to call as a universal constant is that because in entire universe आप कहीं पे भी जाओ इसका वैल्यू बदलता नहीं है। ऐसे कांस्टेंट होते हैं उसको यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं, which keeps their value same whenever you go entire, कहीं पे भी यूनिवर्स में जाओ। इसका वैल्यू अगर आपको पता हो, किसी को याद हो तो बताइए। ये 9th स्टैंडर्ड में आता था ये चैप्टर। 6.67 into 10 raised to minus 11. 6.67 into 10 to the power minus 11 करेक्ट आंसर है। किसने बताया मेरे को? सर ब्रज। वेरी गुड ब्रज।
It is 6.67 into 10 to the power minus 11. So we want to consider about its unit also. यूनिट के लिए कुछ याद नहीं रखने का. आप लोगों का प्रॉब्लम ये है कि आप मगअप करते हो. मगअप नहीं करने का, इसको जी को सब्जेक्ट बनाओ तो आपको पता चलेगा. अगर जी को सब्जेक्ट बनाओगे तो ये आंसर देगा, ना नहीं बोलेगा. बनाओ. ये आर स्क्वायर उधर चला गया, m1 m2 नीचे चला गया. एफ का यूनिट क्या होता है? इंटू आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2 दैट इज केजी स्क्वायर. हाँ, तो ये उसका यूनिट हो जाएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर. दैट इज इट्स यूनिट. ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसलिए आपको इसको एफजी नाम देना है तो चलेगा, एफ लिखोगे तो भी चलेगा, नाम में कुछ नहीं रखा है. राइट. इसका डायमेंशन फॉर्मूला, ये भी आप इसका यूनिट जानते हो तो डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा. न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर. m1 न्यूटन L मतलब t raised to minus 2. ओके. फोर्स न्यूटन का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1 L2 t minus 2. डू एग्री विथ मी? यस. Yes, sir. नहीं, नहीं, गलत है. m1 L1 t minus 2. m1 L2 t minus 2 तो वर्क डन का. लिखने के लिए टाइम दूंगा मैं. मीटर स्क्वायर m raised to minus 1 l raised to 3 t raised to minus 2. और अपॉन ये kg रेज टू 2 है तो इसका m2 कर दीजिए. सॉल्व कीजिए पूरा. ये 2 को ऊपर भेज दीजिए. 1 था उसमें से 2 गया. 2 + 1 L cube. एंड t माइनस. ये इसका डायमेंशन का. दिस इज अ स्केलर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो अगर आपको एग्जाम में पूछते हैं कि एक्सप्लेन द स्केलर फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो आपको ये लिखना है. Now you can tell me why it is so called a scalar form of Newton's universal law of gravitation. Because Newton's universal law of gravitation आपको देता क्या है? आपने फाइंड किया क्या इस ग्रेविटेशनल फोर्स. बराबर है. ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब फोर्स ही है ना. फोर्स इज विच क्वांटिटी? Scalar. स्केलर और वेक्टर. फोर्स इज अ स्केलर और वेक्टर. वेक्टर. इट नीड्स डायरेक्शन. हमने तो सिर्फ यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया. बट यू नो दैट वेक्टर क्वांटिटी होता है तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन. तो ये ना, इसने तो इसको सिर्फ स्केलर, उसका मैग्नीट्यूड ही दिया, इसलिए इसको स्केलर फॉर्म बोला जाता है. स्केलर फॉर्म ऑफ लेटर ऑन. अभी इसके बाद ये आप कंप्लीट कर लोगे तो हम देखेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस लॉ, जो उसको मैग्नीट्यूड भी देगा और डायरेक्शन भी देगा. बराबर है. સર તમે લો લખવાનું ભૂલી ગયા તો ન્યૂટન્સ યુનિવર્સલ લો. ओके चलिए. सर नाउ बोलिए भाई. सर मतलब डायमेंशनल एनालिसिस છે તો એ તો આ યુનિવર્સલ કોન્સ્ટન્ટ ઓફ ગ્રેવિટેશન डाउट चल रहे. हाँ. Now next is a vector form of Newton's universal law of gravitation. यस भाई, आपके डाउट हो जाएंगे क्लियर, लेकिन वो लास्ट में करेंगे क्योंकि क्या है कि अभी वो दोनों मेरे को बैलेंस करना होता है ना. फिर आप डाउट पूछोगे तो यहाँ पे कुछ सुना ही नहीं देगा. हाँ सर. બરાબર. તો હમણાં જ્યારે લખવાનો ટાઈમ આપીશ ને ત્યારે પૂછી લેજો. રાઈટ. ચलिए. Now we want to consider the vector form of Newton's universal law of gravitation. मतलब ये तो मैग्नीट्यूड तो आ गया, इसको डायरेक्शन के साथ बताना तो स्केलर में से वेक्टर में चला गया. रिक्वायरमेंट क्या हुई है? बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर ये डिस्टेंस से काम नहीं चलेगा. तो अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स है, दो मासेस है, उसका वेक्टर फॉर्म लेना है, सो दे हैज टू बी कंसीडर एज इन 3 डायमेंशन. सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1, ये दूसरा है, इसका मास m2. नाउ वी आर कंसीडरिंग इन 3 डायमेंशन. तो इसका पोजीशन नहीं होता, इसका पोजीशन वेक्टर होता है. r1 वेक्टर एंड r2. So we have considered 2 object. Object 1 जिसका मास है m, इसका पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर. पोजीशन वेक्टर किसके रिस्पेक्ट से डिफाइन किया जाता है? इसका एरो मैंने स्टार्ट कहाँ से किया? ओरिजिन. ये फिक्स होता है. जब तक कब बताएंगे नहीं तब तक आपको पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से लेना है.
The second object is that having a mass of m, और उसका पोजीशन वेक्टर, R2 vector. ये पूरा थियरी आपको तब पता चलेगा कि अभी जो मैं डायग्राम आपको बता रहा हूँ ये आपको क्लियरली समझ में आए. प्लीज चेक इट, थोड़ा ध्यान से देखिएगा. We are having two objects. We have considered that the gravitational force is a force acting due to mass. एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे मास की वजह से जो फोर्स लगाता है इसको ग्रेविटेशनल फोर्स. कौन से टाइप का फोर्स है ये? फोर्स के टाइप पूछे मतलब दो होते हैं, एक अट्रैक्टिव और एक रिपल्सिव. Attractive. Attractive force. Attractive. हाँ, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है ये फोर्स की वजह से. ठीक है. Now you can see how many objects in this diagram? Two. M1 and बराबर. तो M1 पे M2 ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा. That means M1 is get attracted towards. तो मैं उसका डायग्राम में आपको ये एरो बताता हूँ, आपको पता चले कि नहीं ये बताना मेरा. इसका नाम दे देते हम F12 वेक्टर. Why I have kept this arrow towards M2? Because फोर्स किस पे लग रहा है? कौन लगा रहा है? कौन से टाइप का फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स इज विच टाइप? Non-repulsive. यहाँ पे. So F12 vector बराबर is the gravitational force. पहले कौन आया, फिर कौन आया? So 2. it is a gravitational force on, पहले जो आया उस पे मतलब M1 पे by, do you agree with me? M2. At the same case M2 will get also attracted towards, that will be the force. किस पे लग रहा है? कौन लगा रहा है? तो फिर इसका नाम बताएंगे हम. वेरी गुड, F21. So this will be F21 vector. That's a gravitational force. हाँ, पहले कौन आया? 2. 1. ओके, तो फिर ऑन M2 बाय M1. चलिए. ये आपको इसलिए थोड़ा ध्यान से देखना और भी है क्योंकि ये पूरा बात, जैसे यहाँ पे हम फोर्स ग्रेविटेशनल ले रहे हैं जो मास की वजह से लग रहा है, इसमें मास को अगर आप चार्ज से रिप्लेस कर दोगे तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा. तो ये पूरा थियरी आप फिर से 12th में पढ़ोगे. सेम, कुछ नहीं बदलेगा, खाली मास की जगह पे चार्ज आ जाएगा. तो ये थोड़ा ध्यान से अभी देखोगे तो 12th इजी हो जाएगा ना. मेरे को तो ये फाइंड करना है F1 एंड F2. ठीक है, तो यहाँ पे मैं F12 पहले फाइंड करता हूँ. चलिए, F12 पहले कौन आया? 2. F12 मतलब क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन. बट यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस ये है कि ये जो मैंने लिखा था वो स्केलर था, अभी ये वेक्टर इज मैग्नीट्यूड प्लस. तो पहले मैग्नीट्यूड लिख दो, फिर डायरेक्शन डाल दो तो उसका वेक्टर मिल जाएगा. सो दिस इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन 1/2. तो इसका मैग्नीट्यूड अभी हमने देखा कि जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो उसका मैग्नीट्यूड होता है G M1 M2 बाय. ओके, लेट मी राइट डाउन दिस. कोई पूछूं क्या? सो इट इज G M1 M2 बाय, मैं इसको R1 स्क्वायर दूं. R लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंस है. डिस्टेंस में 1 से 2 का बोलूं या 2 से 1 का बोलूं एक ही है. हाँ, अगर वो वेक्टर होता तो बदल जाए. बराबर है. અહીંયાથી અમદાવાદનું ડિસ્ટન્સ કહો કે અમદાવાદથી અહીંયાનું ડિસ્ટન્સ કહો, when the distance is to be same it is equal. इसका डायरेक्शन नहीं होता है. तो ये हमने उसका मैग्नीट्यूड लिखा विद डायरेक्शन. ये तो मैग्नीट्यूड हुआ ना. वी वांट डायरेक्शन बिकॉज़ वी आर राइटिंग इन अ वेक्टर फॉर्म. यू टेल मी दैट वेक्टर, आपने बहुत सारे वेक्टर्स पढ़े होंगे जिसका काम डायरेक्शन बताना होता है. मैग्नीट्यूड के साथ उसका कोई कंसर्न नहीं होता है. Position Unit vector. vector. Yes, Unit very vector. good. I'm getting one correct answer. बोलिए बोलिए. ना. Yes. किसने बोला यूनिट वेक्टर? Who told? Yes, very good. It's a unit vector. यूनिट वेक्टर का नाम ही ऐसा है कि it's a vector with a one magnitude. तो बाकी क्या बचा?
डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन दिखाने के लिए यूनिट वेक्टर यूज किया जाता है। सो लेट मी पुट आउट इट। यूनिट वेक्टर चाहिए, हम किस पे फोर्स फाइंड कर रहे हैं, m1 पे बाय, तो यहाँ पे मैं डालता हूं r12 कैप। यूनिट वेक्टर को कैप से दिखाते हैं, r12 कैप। આમાં બે એવું છે, પહેલા કોણ આવું with respect to, so it's a unit vector of m1 with respect to, अब यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है, ध्यान रखिएगा। We define this as a unit vector of m1 with respect to, तो किसका यूनिट वेक्टर है, कहां से है, so it must point, वेक्टर का डायरेक्शन होता है ना, तो it must point किसका है और कहां से है, तो किसको पॉइंट करना चाहिए, कहां से, तो कैन आई से दैट इज in this direction? You agree with me? It's a r12 cap. Again I am telling you, it's a unit vector of 1 with respect to, मतलब जिसका होता है वहां पे पॉइंट करना चाहिए, एरो वहां पे आना चाहिए। तो ये 1 का है, दैट मींस द एरो शुड पॉइंट फ्रॉम m2, बराबर। हम फाइंड कर रहे हैं f12, लिखा किसके टर्म में, ये दोनों का डायरेक्शन चेक की, f12 का डायरेक्शन यहाँ पे है, r12 का डायरेक्शन, ये दोनों कैसे वेक्टर्स है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे कुछ डालना पड़ेगा तभी ये बैलेंस होगा। व्हाट शुड आई पुट, जब दो वेक्टर ऑपोजिट होते हैं, yes I should have to put, what is the reason to put this minus, opposite हुआ क्यों, because gravitational force is attractive। अगर यही फोर्स रिपल्सिव होता तो उधर साइड चला जाता, तो फिर ये दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाते, तो फिर ये नेगेटिव नहीं रखना। नेगेटिव रखने का रीजन बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन अट्रैक्टिव। गेटिंग विद दिस, आगे ना समझ में आ, बहुत अच्छा है। सिमिलरली इफ आई एम राइटिंग r12 कैप, चलिए ये तो यूनिट वेक्टर हो गया। डू यू नो व्हाट इज यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ Magnitude 1. ओके, यूनिट वेक्टर इज वेक्टर अपॉन ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। कौन सा यूनिट वेक्टर है, r12, तो इसको हम लिख सकते हैं r12 का वेक्टर, ये कैप है तो ये यूनिट वेक्टर है, ये वेक्टर है अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड मतलब इसको आपका r12 का मैग्नीट्यूड डालो, फिर यह मैग्नीट्यूड या कुछ नहीं लिखो, डायरेक्ट r12 लिखो, ये इसका डेफिनेशन। डू एग्री विथ मी? सो यही फॉर्मूला है, इसको मैंने जब यूनिट वेक्टर के टर्म में डाला तो मेरे को मिला g m1 m2 by r12 स्क्वायर, और ये r12 का कैप नेगेटिव आया क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। Now, if I put r12 cap as r12 vector upon r12 यहाँ पे, तो इक्वेशन 1 में से मेरे को क्या मिल जाएगा, दिस f12 वेक्टर, मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंज नहीं आया है, g m1, लेकिन अभी यूनिट वेक्टर की जगह पे आप क्या डाल रहे हो, R12 vector R12. नीचे स्क्वायर था, आपने जब r12 कैप की जगह पे r12 वेक्टर अपॉन r12 डाला तो एक r12 यहां से आया और एक ये r12 ऑलरेडी था स्क्वायर, R12 तो क्या, this is a second form why you can write down the gravitational force। सर आपको लिख याद कैसे रखने का, याद ऐसे रखने का कि जब ऊपर कैप आता है तो नीचे स्क्वायर आता है, और ऊपर वेक्टर आता है तो नीचे, बराबर। अब ये r12 वेक्टर को फाइंड कैसे करने का, r12 वेक्टर किसका पोजीशन वेक्टर है, पहले कौन आया, विथ रिस्पेक्ट टू 1 का खुद का पोजीशन वेक्टर क्या है, R1 vector 2 का खुद का पोजीशन वेक्टर क्या है, R2 so you can vector write down this r12 vector as r1 minus, और उसका जो मैग्नीट्यूड है r12 जो आपने लिखा, दैट्स अ मैग्नीट्यूड ऑफ r1 माइनस, बराबर। तो इसको यहाँ पे डाल दो तो आपको एक थर्ड फॉर्म मिल जाएगा, तो एक यूनिट वेक्टर वाला फॉर्म, एक वेक्टर वाला, और फिर इसको यहाँ पे डालो तो दिस विल बी अ थर्ड। ये हमने बात की फोर्स ऑन 1 बाय, अगर ये 2 by 1 होता तो यहाँ पे क्या होता, g m1 m2 अपॉन, इसको r12 लिखो या r21 लिखो, इससे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये डिस्टेंस, इसमें डायरेक्शन नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा
माइनस R2 वहां पे डिफर आ जाएगा क्योंकि वो देन R21 कैप विल बी Unit vector of M2 with respect to M1. ये डायरेक्शन मेरे को यहाँ पे दिखाना है तो R21 कैप किसका यूनिट वेक्टर होता M2 का विथ रिस्पेक्ट टू so that should M1. point towards this should I बराबर है जिसका पोजीशन वेक्टर है या यूनिट वेक्टर वहां पे पॉइंट करना चाहिए ये R21 विल बी R21 वेक्टर अपॉन ये सब तो सेम रहता सिर्फ यहाँ पे ये माइनस R21 आ गया गेटिंग विद दिस दैट डिपेंड्स ऑन न्यूमेरिकल कोई कोई केस में आपको यूनिट वेक्टर देंगे तो आपको इससे सॉल्व करना पड़ेगा વેક્ટર વાળું કરવું હોય તો આ અને બેવના ઇન્ડિવિડ્યુઅલ વેક્ટર્સ આપ્યા હોય તો પછી તમારે આ ફાઇન્ડ કરવાનું પછી આમાં રાખવાનું ક્યારે ગેટિંગ વિથ ધીસ રાઇટ ઇટ ડાઉન સર યસ બોલીએ સર આ પેલું તમે જે વેક્ટર ફોર્મ વાળામાં R12 માઇનસ R12 કેપ જે એડ કર્યો ને સર એ એડ કેમ કર્યો ને એ ફરી એકવાર કહેશો એડ એટલા માટે કર્યું આપણે બીકોઝ વી આર રાઇટિંગ ધ વેક્ટર फोर्स पहले हमने मैग्नीट्यूड लिखा था तो वेक्टर लिखना है so we should have to put यूनिट वेक्टर तो फिर हमने मैग्नीट्यूड लिखा gm1 m2 by r12 स्क्वायर वो तो ठीक है लेकिन वो तो स्केलर है लेकिन अभी आप देखो f वेक्टर लिख रहा हूं मैं तो यूनिट वेक्टर डालना पड़ेगा ना इसलिए हमने r12 कैप डाला हुआ और वो माइनस इसलिए डाला क्योंकि आप देखो डायग्राम में f12 वेक्टर और r12 कैप उसका दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए इसका एक स्टेटमेंट है वो मेरे को आपको लिखाना पड़ेगा पहले आप जब स्टार्ट करो तब मेरे को बोलना लिखिए आप फिर ये बाद में लिखना पूरा हेडिंग डाल दिया स्केलर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो ये न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मैं आपको स्टेटमेंट लिखवा देता हूं लिखिए आप स्टेटमेंट लिखिए every body in the universe attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them right ये स्टेटमेंट आपने लिख लिया फिर यहाँ से आपको लिखने का कि वही हमने मैथमेटिकली समझाया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस जिससे हमें ये मिला सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ પછી રિપીટ કરો directly proportional to product of their masses and the square of the distance and the inversely proportional to the square of the distance between them
સર यस बोलिए. સર આજે તમે યુનિટ વેક્ટર M1 વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ M2 લખ્યું ને, મતલબ એ ના ખબર પડી, એટલે M2 M1 ઉપર ફોર્સ લગાડે છે, અટ્રેક્ટિવ ફોર્સ, તો મતલબ M1 ની ડાયરેક્શનમાં હશે, એ ના ખબર પડી. ભાઈ યુનિટ વેક્ટર ને ફોર્સ ને કઈ લેવા દેવા નથી, પેલા તો એટલું સમજો. यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर विच शोइंग डायरेक्शन. यहाँ पे हमारे पास m1 है, उसका पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर, m2 है, उसका पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर. जब आप ऐसा बोलते हो कि वेक्टर ऑफ m2 विथ रिस्पेक्ट टू m1, तो जिसका वेक्टर आया पहले कौन आया, किसका है, m1, कहां से है, m2, दैट इट शुड पॉइंट टुवर्ड्स m1 फ्रॉम m. और वही आप लिखते हो कि पोजीशन वेक्टर या यूनिट वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, then it should point 2 from 1. That's it. इतनी सी बात है. अभी आप इसको फोर्स के साथ रिलेट करोगे, so then it will not be understood by you. અને સર પેલું જે F12 લખ્યું, મતલબ એ તો એવું ના સમજાય કે M જે છે એ M2 ઉપર ફોર્સ લગાડી રહ્યું છે એવું. कौन कोना पर फोर्स लगायो છે? M1 જે છે એ M2 અલા પર ભાઈ બે ઓબ્જેક્ટ છે, બે ઓબ્જેક્ટ છે, પણ એમાં તું આટલું બધું એને પેલું કેમ કરે છે? હા સર, આજે તમે સ્ટેટમેન્ટ લખાયો એ સ્કેલર અને વેક્ટર માટે બંને કોમન જ છે ને? સ્ટેટમેન્ટ કોમન જ હોય સ્કેલર અને વેક્ટર માટે, ખાલી સ્કેલર માં ડાયરેક્શન ના હોય, વેક્ટર માં ડાયરેક્શન આવી જાય, બસ ધેટ્સ ઇટ. ઓકે સર. આપણે છાશ બનાવીએ કે દહીં બનાવીએ, બને તો દૂધમાંથી જ ને, એટલે એ તો બધું ફિક્સ જ છે, ખાલી પેલામાં એક પ્રોસેસ વધે, બીજું કઈ નહીં. Completed? चलिए. Now I want force on 2 by 1. And એક જ લખવું છે, બે એમાં ત્રણ ઇક્વેશન નથી લખાવી, write only one equation, but I want help from your side. How will write it, right? Completed?
Yes. Similarly, we want force on 2 by 1. You help me out to write down the equation. F vector 2 1 is equals to एक G मिनट। M1 M2. ओ बेन एक मिनट, चलिए। We want F21 vector, that is force on 2 by 1. हमने पहले से ही लिखा है उसका नाम, बताइए मैग्नीट्यूड क्या आएगा? Then we'll continue for, तब तक कुछ डाउट वगैरह है तो रेडी रखिए। If minus you R2 compare R21 and F21, they are in which direction? Same way, बस खाली नाम ज बदलवाना चाहिए। It must be minus of R2. बराबर है। इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज करता हूँ। आपको कोई रिश्ता दिख रहा है R12 कैप और R21 के कैप में? ये फॉर्मूला को मेरे को R12 कैप के टर्म में लिखना है। ये फॉर्मूला तो आ गया, वो तो मतलब वो चल से। I want the relation between R12 and R21. R21 ये डायरेक्शन में है। It's a unit vector, मतलब magnitude तो 1. And R12 के ये डायरेक्शन में, उसका भी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इससे। अब ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलते हैं जिसका opposite मैग्नीट्यूड vectors. तो सेम Opposite है, vectors. डायरेक्शन ऑपोजिट हो। वेरी गुड, Opposite होशियार जो है बता। सो ये हो जाएगा आपका रिश्ता, ऐसा मिल जाएगा कि R12 कैप और R21 कैप दे आर इक्विवेलेंट। तो फिर यहाँ पे इसको मैं रिप्लेस करता हूँ। सो F21 वेक्टर विल बिकम G M1 M2 अपॉन R12 स्क्वायर। इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आया। यहाँ पे R21 की जगह पे आपने माइनस R12 डाला तो फिर ये प्लस R12 हो जाएगा। गेटिंग विद दिस? ये इक्वेशन नंबर 3। अभी आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को कंपेयर करो, कुछ मिल रहा है, कुछ पता चल रहा है तो बताइए। इक्वेशन 1 यहाँ पे है आपके पास एंड इक्वेशन 3 यहाँ पे है। बताइए रिश्ता क्या कहलाता है? इट्स GM1 M2 अपॉन R12 स्क्वायर। यहाँ पे भी GM1 M2 बाय, मैग्नीट्यूड तो सेम है। यहाँ पे है R12 कैप लेकिन माइनस, और यहाँ पे R12 कैप है लेकिन मतलब ये रिश्ता ऐसा हो जाएगा कि F12 वेक्टर और F21 वेक्टर दोनों सेम मैग्नीट्यूड equal के and हैं opposite. एंड डायरेक्शन दो फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के और ऑपोजिट इन। ये किसने बताया था और इसको क्या बोलते हैं? जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है तो दूसरा उतना ही फोर्स फर्स्ट। सो दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये भी आप इसमें से डिराइव कर सकते हो। हाँ, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड Opposite. They occur Correct. simultaneously. चलिए ये पहले कंप्लीट कीजिए फिर आपको बता। सर ने वो बताया, बहुत अहम की चीज है, करना पड़ेगा और कर रहे हैं उसमें बहुत डिफरेंस है।
अपने को करना पड़ेगा, वो फेज में नहीं आना है, कर रहे हैं वहां तक चलेगा। मजा आवे છે એટલે કરીએ છીએ તો બહુ સારું. We should not have to go in that third phase. करना पड़ेगा. શું સર? સર હમણાં એવી વાત કરતા હતા તમે લોકોને મેં બ્રેક આપ્યો ત્યારે કે સ્ટડીઝ મસ્ટ નોટ લાઈક બર્ડન ટુ યુ. એટલે ભણવાનું છે, ભણવું પડશે અને ગમે છે એટલે ભણીએ છીએ. આ ત્રણેય વસ્તુમાં ડિફરન્સ છે. જો ગમે છે એટલે ભણીએ છીએ, ધેટ્સ ધ બેસ્ટ થિંગ. ભણવાનું છે એવું સમજો છો અને ભણો છો, ધેટ્સ બેટર. બટ ભણવું જ પડશે એટલે ભણીએ છીએ, that must not be of your fees. એટલે કોઈ બી સ્ટડીઝમાં એવું બર્ડન ના હોવું જોઈએ. and it must be your, જે સર તમને કીધું એનો ફાઇનલ આઉટકમ એ you should must be in your natural flow. જે માણસ નેચરલ ફ્લો માં કામ કરે ને એનો આઉટપુટ બેસ્ટ જ આવે. you should have to in your natural flow. ક્રિકેટ તમે જોતા હશો, કાલે મેચ જોઈએ છે ને, જેને જોયું હોય ના જોયું. હા સર જોઈ. sir. इन हिस्ट्री अगर आप देख लो कि कोई भी प्लेयर को आप खेलने भेजते हो, अगर उसको नेचुरल फ्लो में खेलने देते हो, सो ही विल गिव यू हिज बेस्ट. तो ऐसा आपका भी होता है, नेचुरल फ्लो में काम करने का, प्रेशर में नहीं खेलने का. हाँ डन, कंप्लीटेड. चलिए अभी एक न्यूटन लॉ में आपको एक प्रॉब्लम दिखेगा और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए, उसको रेक्टिफाई कीजिए, तो हम उसको करेक्ट करते हैं. उसको क्या करेंगे फिर उसके लिए, ये तो मतलब स्टेटमेंट वगैरह तो सब सही ही है इसलिए आपने लिखा है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है. अगर वो आप रेक्टिफाई कर पाओ तो आपका माइंड बहुत लॉजिकल अच्छा चल रहा है, ऐसा है. मैं आपको हिंट भी देता हूँ. वी हैव फाइंड आउट द ग्रेविटेशनल फोर्स यूजिंग दिस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. पूरे यूनिवर्स में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे और सबके पास मास होगा कुछ ना कुछ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा. अभी आप कुछ आइडेंटिफाई कर पाओ, कुछ रेक्टिफाई कर पाओ तो मेरे को बताओ. સર આ બે માસની વચ્ચે કોઈ ત્રીજું આવી જાય તો પછી અલગ થઈ જશે. ओके, ये किसने बोला मेरे को अभी जो कि तीसरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो प्रॉब्लम होगा? સર મેં વ્રજ. ब्रज, सही बात है ना भाई. ये हमने जो आप जो बोल रहे हो वो भी इक्वल टू राइट है, पर मेरा जो आंसर था मेरे को वो चाहिए था. ये आपने देखा डायग्राम में, स्केलर हो या वेक्टर हो, इट इज एप्लीकेबल फॉर बे ऑब्जेक्ट कोई तो था. अगर इसमें बीच में तीसरा आ गया तो फिर ये नहीं बता पाएगा, तो वो उसका प्रॉब्लम है. उसको हमने रेक्टिफाई किया, अभी उसको हम करेक्ट कर देते हैं. लिखिए आप, नेक्स्ट थियरी आएगा, फिर आपको एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल करवाता हूं. लिखिए आप, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. बराबर. लिखिए, इसका स्टेटमेंट लिखवा देते तो आपको आधा तो उसमें ही समझ में आ जाएगा. व्हेन मोर देन one gravitational force is acting on an object, resultant gravitational force on it, resultant gravitational force on it is the vector sum of all gravitational forces, vector sum of all gravitational forces acting. पता चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? स्टेटमेंट को समझ जाएंगे तो काम हो जाएगा कि जब एक ऑब्जेक्ट है उस पे एक से ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, मतलब ऑब्वियसली कि वो पर्टिकुलर केस में दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स होंगे. बराबर है.
तो फिर कोई भी एक ऑब्जेक्ट पे जो रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, वो जितने भी फोर्स लग रहे हैं उसका सम का वेक्टर सम होगा। ये वेक्टर सम होगा, ये सामने बोला, इसलिए इसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं। सुपरपोज द ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके भी समझाता हूँ। से फॉर दैट कंसीडर अ सिस्टम ऑफ 3 masses। मेरे पास एक m1 है, एक m2 है, 4 ले लेते हैं, चलिए m3 है और एक m4। These are the 4 masses that we have considered in system। ग्रेविटेशनल फोर्स का एक दूसरा भी प्रॉब्लम है, वो तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में भी आएगा। ये पॉइंट मासेस पे ही लगता है। अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाना है, देन अर्थ इज टू बी कंसीडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। वो आप चैप्टर 3 में पढ़ा हो कि व्हेन ऑब्जेक्ट कैन बी कंसीडर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, जब उसका डिस्टेंस मास से बहुत बड़ा हो तब। तो ऐसे केस में ही लगेगा। चलिए अभी यहाँ पे आ जाते हैं। कितने मासेस आपको देख रहे हैं सिस्टम में? वी वांट अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट। जो आपने लिखा कि वो वेक्टर सम होता है, किसी को भी एक को रेफरेंस ले लीजिए। सपोज हमें m1 पे रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स लगाना है। m1 पे जो m2 फोर्स लगाएगा वो ये डायरेक्शन में आएगा। डू यू एग्री विथ मी? सर यस। m1 गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स m2। सिमिलरली m1 पे जो m3 फोर्स लगाएगा वो ये डायरेक्शन में आएगा। m1 विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स m3। m1 को जो m4 फोर्स लगाएगा वो ये डायरेक्शन में आएगा। m1 गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स m4। सर m1 पे m2 m3 m4 फोर्स लगाएंगे तो m4 पे m1 नहीं लगाएगा। बट ये केसेस में आपको पहले ही पूछ लेना है कि आपका रेफरेंस कौन है। मैंने पहले ही बोला कि हमें फोर्स किस पे चाहिए, बाकी पची m1 पे ही देखने का। वो m1 m2 पे लगाना है वो हमें काम नहीं है। अगर आप m2 को रेफरेंस लेते हो तो सब फोर्स m2 वाले ही देख। गेटिंग विद दिस? चलिए, तो पहले तो आपने जो लिखा उसमें से हम इसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स इट्स लाइक दैट कि अगर आपका रिजल्ट है तो वो कंबाइन इफेक्ट है, वो वेक्टर सम होता है। आप पढ़ते हो, हम पढ़ाते हैं, और आपके पेरेंट्स जो भी है वो आपको हेल्प करते हैं। उसमें भी और एक फोर्स ऐड कर दो, आपके फ्रेंड्स अच्छे हैं वो भी हेल्प कर देते हैं, तो वो क्यूमुलेटिव रिजल्ट हो जाता है। बट उसमें भी एक प्रॉब्लम है, इट्स अ वेक्टर सम। वेक्टर पॉजिटिव भी होय એટલે તમે સમજો છો હું શું કહું છું, રાઈટ? એટલે નેગેટિવ ના થાય જોવાનું, બાકી માઇનસ भी થાય। રિઝલ્ટન્ટ સર એક વાર ગ્રેવિટેશનલ ફરીથી રિપીટ કરો. શું રિપીટ કરવું? એટલે એક્ઝામ્પલ આપ્યું है कि आप પહેલા સમજાવ્યું है? ના હમણાં જે એક્ઝામ્પલ એક્ઝામ્પલ આપ્યું એવું સમજાવું कि your result is a cumulative process, it's a vector sum of the efforts done by you, your parents, your teachers and your friends. It can be a good, it can be a bad efforts, इसलिए हमने वेक्टर सम बोला है। ऐड भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। We are calculating a resultant gravitational force on, तो आपने स्टेटमेंट में ऐसा लिखा कि रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन m1, तो इसको f1 वेक्टर बोल देता हूं। देन इट विल बी अ वेक्टर सम, मतलब सबको ऐड करने का। एक m1 पे कौन लगा रहा है? m2, तो इट इज f12 वेक्टर। फिर m1 पे कौन लगा रहा है? F13 फिर m1 पे कौन लगा रहा है? F14 और एक ऑब्जेक्ट होता है या दो होते या पांच होते, वो ऐड होते जाते, बराबर है। तो आपका वो जो प्रॉब्लम था दो ऑब्जेक्ट तक ही सीमित था, वो आपने निकाल दिया। अभी इसका फॉर्मूला तो आप जानते हो ना, अभी आपने पढ़ा। दिस इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन 1 बाय, इट इज G m1 m2 अपॉन R12 square. r12 कैप का माइनस डालना पड़ेगा ना। Yes sir. क्यों? r12 कैप तो किसका यूनिट वेक्टर? 1 का विथ रिस्पेक्ट टू, तो जिसका यूनिट वेक्टर होता है वहां पे पॉइंट करता है, तो r12 कैप यहाँ पे आएगा ना। ये दोनों देखो अपोजिट है, इसलिए माइनस डालना पड़ा। ऐसा हर एक केस में होगा। दिस विल बी अ यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग 1 फ्रॉम, सो दैट विल बी, ठीक है। सिमिलरली दिस विल बी अ यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग 1 फ्रॉम 13. 3 चलिए आप f13 क्या हो जाएगा बताइए? G m1 m2 upon R12 1 cap. square into bracket minus R13 cap.
very good. G G M1 M1 M2 upon R14 square into bracket minus minus R14 cap. this is mere GM1 result कॉमन है। क्या G है? ठीक है, getting with this, if such a system is of n particles, then you have to do this process for n different forces. You will get this. आप मैं को एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मेरे को बताइएगा। If there are 4 forces, you are having how many forces which you have added? 4 objects है तो आपने कितने force add किए? 4. Suppose 3 if you are having a 3 system forces. of n particles, then you will get how n many? minus 1 n forces minus 1. ओछू મળે। You are getting with this? Yes, sir. चलिए ये हो गया, तो फिर हम ये आपके एग्जांपल 2 पहले कर देते हैं, आपको ये अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। सर बोलिए, सर n minus बोलो શું કહે છે ભાઈ? સર સર હા બોલો યશ ભાઈ। સર આ n પાર્ટિકલ્સ નું જ્યારે n minus 1 ફોર્સિસ થશે ને હા, તો સર એટલે એક આપણે પેલું રેફરન્સ પર લઈ લીધું એટલે ને એકને તો રેફરન્સ લઈ લીધું ને, એટલે એક તો જતું રહ્યું, હવે બાકીના 3 જ એના ઉપર લગાવશે ને, એટલે એવું n હોય તો એક રેફરન્સ આવી ગયું, તો બાકીના n-1 હોય એ જ એના ઉપર લગાવે એટલે। सर यस यस भाई, डाउट लेते हैं, मेरे को एक क्वेश्चन करवा लेने दो, फिर मैं बैठता हूँ तब आपको डाउट करवा देता हूँ। यस, आई वांट अ वॉलंटियर टू रीड इट फ्रॉम हियर। Sir, may I? नहीं, અહીંયાથી ઓફલાઈન માંથી રીડ કરાવું છું બેટા। एक मिनट, MA, MB एंड MC तीनों ऑब्जेक्ट इक्वल मासेस के हैं, और इसका पोजीशन दिया है कि दे आर प्लेस्ड ऑन दी वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का नाम है ABN, इसलिए हम उसको MMBMC नाम दिया। यस, What is the force acting on a mass 2m placed at the endpoint G of the triangle? MG हेक्टर नहीं લખાવો પડે, MG એટલે આ બધું, હા, so it is a mass of 2m that is placed on the centroid। G मतलब centroid बोलते हैं हम। यहाँ पे एक 2m मास रखा है, उस पे कितना फोर्स लगेगा? What is the force given the mass at the vertex A is double A AG मतलब वो हर एक वर्टेक्स से सेंट्रोइड का डिस्टेंस AG BG CG ये आपको दिया है 1 मीटर। आ मीटर છે એટલે આનું કેપિટલ M, so will not get confused। तो पहले सिस्टम बनाते हैं, देखते हैं, पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आपको बोला है कि वो ए पे जो मास है उसको डबल कर दिया तो फोर्स कितना हो जाएगा। लेट अस अंडरस्टैंड दिस डायग्राम फर्स्ट। डायग्राम समझ गए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, A, B and C। Each vertex has a masses M, तीनों पे इक्वल masses रखे हैं, that is capital M, यहाँ पे भी capital M। There's a point in this plane which called a centroid। आपने आपको लो स्टैंडर्ड में ऐसा पढ़ा होगा कि centroid is a point which divides the line bisector in 2:3 ratio from vertex, और यहाँ से 1:3 ratio में डिवाइड कर, बराबर। Then distance between AG, B2G and C2G that is given as, ये डिस्टेंस 1 मीटर हो गया, ये डिस्टेंस 1 मीटर हो गया, और ये भी 1। ठीक है, वी वांट कि यहाँ पे हमने 2m वाला मास रखा है, इस पे कितना रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो पहले तो आप मेरे को ये बताइए कि दिस सिस्टम कंटेन्स टोटल हाउ मेनी मासेस? 3 masses. Including centroid there are 4 masses। What is our reference where we want to find out force? इसको पकड़ के रखना है। Can we find out this using a gravitational force, मतलब Newton's universal law of gravitation, because it is applicable for, so we have to apply सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो भी आपने पढ़ा वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले देखना पड़ेगा कि इस पे कौन कौन फोर्स लगाता है। जी पे जो ए फोर्स लगाएगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन 2m which is at G by
A, gravitational force is which type of force? So this will be in Attractive. this direction. Do you agree with me? Sir, yes. Gravitational force acting on G by B, ये डायरेक्शन में आएगा, FGB. और G पे जो C फोर्स लगाएगा वो ये डायरेक्शन में आएगा. FGC. So by superposition principle, when you add these all three forces, then you can get the resultant gravitational force on this G. But वो फाइंड करने के लिए GA, GB और GC ये तीनों फोर्स तो पता होने चाहिए ना, फिर उसको ऐड कर सकते हो ना. आपको पता ही नहीं है कि वैल्यू क्या ऐड करना है तो क्या ऐड करो, इसके लिए इसको तीनों को इंडिविजुअली फाइंड करना पड़ेगा. इसको फाइंड करने के लिए आप ग्रेविटेशनल फोर्स के पास जा सकते हो, वो आंसर बताएगा, ना नहीं बोलेगा अगर आपको आता होगा, बाकी तो नाट पड़न है ना हो. कौन सा ट्राइंगल है ये? इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये पूरा 60 डिग्री होता है, तो ये कितना हो जाता है? 30. ये भी कितना हो जाएगा? अगर यहाँ पे मैं ओरिजिन कंसीडर करता हूँ तो यहाँ से एक एक्सिस मिल जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा? ये भी कितना हो जाएगा? 30. डू एग्री विथ मी? Yes, sir. Agree with you. ओके चलो, तुम्हारा कहता वजह तुमने सारू आवड़े છે. थैंक यू सर. Sir, thank you. अभी हमें ये तीनों फोर्स को ऐड करना है, तो ये तीनों फाइंड करने पड़ेंगे. फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर इज मैग्नीट्यूड प्लस Direction. Action. this question will also be repeat in 12th standard. Same. आज क्वेश्चन આવશે ખાલી માસ ની જગ્યાએ 4 થઈ જશે. I will give you અને બહુ બધી મેથડ. I give you a simplest method. Whenever you want to find out these three forces, first go for their magnitude and then go for their, फिर उसको ऐड कर दो तो आपका काम हो जाएगा. This will be a flow chart to solve this question. First of all, I will find out the magnitude, then I will put the direction, then I will add it, so you will get the answer. तो पहले मैग्नीट्यूड के पास जाते हैं. कौन सा फोर्स है ये? ग्रेविटेशनल फोर्स, Attractive. जिसका फॉर्मूला आपने सीखा कि G M1 M2 upon R square. Square. R square. चलिए, तो पहले हम बात करते हैं F G A की. किस पे लग रहा है? कौन लगा रहा है? G. G पे कितना मास है? 2M. तो लगा रहा है वो कितना? M. कितने Capital. डिस्टेंस पे? 1 meter. When I say it is G into 2M into M by 1 square, Yes sir. Sir, चलिए yes. देखिए GB के लिए किस पे लग रहा है? 2M. There is 2M. कौन लगा रहा है? M. Same condition. 1. पहले जितना ही हो जाएगा. यहाँ पे भी 2M पे Same लगेगा, condition. M लगाएगा 1 मीटर. तो कहना इससे तीनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा. Yes sir. तो FGA is equal to FGB is equal to FGC. That is G M1 2M M2 2M upon plus 1 square. upon upon 1 square. 1 square. R square की जगह पे 1 डाल देते हैं. चलिए, 2 this is G M square. 2GM square in meters. R मीटर में था तो ये न्यूटन में आ जाएगा, क्योंकि R ने मीटर मापी तो પછી हमें ऐसा यूनिट में को पढ़ना. ये तीनों का स्केलर हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया. Now we go for the next step. Direction. Direction. Direction is given by a unit vector. I start with the FGA vector. ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना? 2GM GM. M square. Now we have to put for direction. देखो ये GA वेक्टर कहाँ पे है? ये XY प्लेन है. Y Plus Positive J Y. cap. Axis. पॉजिटिव Y एक्सिस का यूनिट वेक्टर Plus क्या J होता है? cap. Plus J cap. इसका काम हो गया. अभी जाएंगे FGB वेक्टर के पास. FGB वेक्टर मैग्नीट्यूड पहले ही डाल देने का 2GM Minus स्क्वायर. I plus J. Minus डायरेक्शन के लिए K देखिए, cap. ये Minus डायरेक्शन में है. K cap. K That is cap. making an angle of 30 with degree. X axis. This is which quadrant? Third. Third quadrant. All S. Minus cos 30 I थर्ड cap. क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव. ऐसा सिखाया था ना आपको? Yes. कितने yes. एंगल का? तो कहना है इट इज माइनस cos 30 I कैप Minus माइनस cos sin 30 30 sin 30 J cap. बराबर है. वैल्यू बाद में डालेंगे, अभी इतना हो जाए तो भी काफी. FGC वेक्टर देखिए, मैग्नीट्यूड तो सेम है Cos 2GM 30 I स्क्वायर. cap minus sin 30 J cap. कितने एंगल पे? 30 कौन से degree. क्वाड्रेंट में? Fourth और quadrant. STC. कॉस पॉजिटिव, Cos 30 I साइन. cap. Negative. Sin 30 J cap. मिल गए तीनों के वेक्टर. Yes, So it sir. will be our next step.
adding them. Okay, let me add. 2gm square. So that Fg vector resultant force, resultant gravitational force on 2m at G is the sum of Fga vector plus Fgb vector plus, ये किसने बताया हमें? सर ने बताया, सुपर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ने बताया। ठीक है, इसके लिए Fg, Fgb और Fgc चाहिए, ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया, बस अभी तो आपको उसको ऐड करना है। Fg वेक्टर, Fga डालिए, क्या है? 2gm GM I square cap, j cap. GM square I cap, J cap, इन तीनों को मैं ऐड करूंगा तो ये कॉमन निकल जाएगा, Yes, sir. GM square, 2gm 6gm स्क्वायर। square इधर से क्या बचेगा? j cap इधर से minus क्या cos बचेगा? 30 I cap Cos minus 30 sin 30 j cap minus sin 30 j cap एंड plus cos 30 I cap minus sin 30 minus sin 30 j cap minus cos 30 I जब cap ऐसे बहुत सारे टर्म ऐसा ऐड होते हैं ना, तो सबसे पहले तो हमें ये आता है कि कितना उड़ी जाए, ये बहुत मजा आया उड़ाड़ा। cos minus 30 cos 30 I cap plus हाँ। cos 30 J cap. ये तो उड़ी गया। गया हाँ सर चलिए अभी ये आया sin 30 sin 30 sin minus 30 का 2 वैल्यू sin कितना 30 होता Minus है? 2 sin Minus 30 J cap. 30 j ये cap माइनस 1/2 j कैप हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो माइनस 1/2 minus j माइनस cap 1/2 माइनस 1/2 तो माइनस j कैप, ये माइनस j कैप और ये Plus उड़ी J गऊ, cap. बद्दुज गऊ। सो दिस Fg वेक्टर, ये ब्रैकेट में तो सब निकल गया, 2gm square. इनटू हाँ, 0, मतलब दैट इज 0 हो जाएगा. बराबर है। सो दिस इज योर आंसर। अब जब आपको ये मेथड करना है एग्जाम में तो आपको ये बताना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में आएगा तो ये मैं बिना कुछ सॉल्व किए इसका आंसर बताऊंगा। कैसे? पहले बोल देता हूँ, दिस इज प्लेनर शेप है whenever you want to find out this answer in exam you have to show this method। शॉर्टकट नहीं चलेगा, शॉर्टकट आपको समझाने के लिए तो आपको ऐसा भी कुछ हो पता चले ऐसा कुछ होता है। You see that we want to find out the force on G। आपने डायग्राम में देखा कि G पे 3 फोर्स लग रहे हैं, एक GA ये डायरेक्शन में, एक GB gc और ये एक GC। आपको पहले ही पता चल गया कि ये तीनों फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। गेटिंग विद दिस? yes sir तीनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। इन दोनों के बीच का एंगल 120 30 दैट इज 120। बराबर। तीन वेक्टर का एडिशन हम फाइंड करना है तो हम पहले इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड कर लेते हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में से निकलेगा और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है तो बराबर बीच में से। અહીંયાથી भी 16 નો एंगल बना हुआ है, અહીંયાથી भी 16। वरना हमने ऐसा सीखा है कि जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है वहां पे ये शिफ्ट हो जाता है। ये इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया। अब इन दोनों का रिश्ता देखिए, दे आर ऑफ सेम opposite vectors मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन, तो रिजल्टेंट क्या हो गया? शून्य ये शॉर्टकट है। दिस इज एप्लीकेबल फॉर एमसीक्यूज ओनली। और इसका कंडीशन है कि तीनों का मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए तो ही ये इक्वल ऑपोजिट होंगे, वरना नहीं। sir यू गेटिंग विद दिस? राइट? સર ઇક્વલ મેગ્નીટ્યુડ જ કેટલું બધું કહી જાય ને इक्वल मैग्नीट्यूड। इससे आपको तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सपोज मैंने आपको ऐसा दिया, आप मेरे को आंसर बताइएगा। मेरे पास एक स्क्वायर है, यहाँ पे मैंने मास m रखा है, यहाँ पे मास m रखा है, यहाँ पे मास m, यहाँ पे भी मास है, यहाँ पे एक 2m मास रखा है। व्हाट इज द फोर्स ऑन दिस 2m? 0 देखो શૂન્ય ये 2m को ये अट्रैक्ट करेगा ये डायरेक्शन में, ये 2m को ये अट्रैक्ट करेगा, ये दोनों इक्वल एंड opposite ये 2m को ये m अट्रैक्ट करेगा, ये भी दोनों इक्वल एंड। equal and चार opposite फोर्स लग रहे थे, सब इक्वल एंड ऑपोजिट होकर कैंसिल हो गए। योर आंसर इज, जब भी रेगुलर जियोमेट्री आता है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, स्क्वायर है, बराबर, जब मैग्नीट्यूड सेम रहता है तो आंसर 0 हो जाए, पर मास Sir. सेम हुआ જોઈએ। हाँ यस સર આ પેલું કોન્કરન્ટ ફોર્સિસ વાળું એ હતું એ જ થયું ને આ ત્રણ ફોર્સ વાળા क्या बोल रहे थे व्रज भाई आप? व्रज भाई ने पूछा ना कुछ, યસ સર क्या बोल रहे थे आप? સર આ ત્રણ ફોર્સિસ માં F એટલે આવ્યું પેલું કોન્કરન્ટ Forces of same magnitude acting at the
point. સર हाँ, बोलिए भाई. સર મને આપેલું cos થીટા જે કેપ ને એ વાળું જે પેલું હતું ને ત્રણ ઇક્વેશન્સ ના પેલા ડાયરેક્શન્સ યુનિટ વેક્ટર ના એ પર ફરી પણ નેટવર્ક ઇશ્યુ લઈને થોડુંક સંભળાતું નતું. एफ जी ए वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो उसमें जे कैप आएगा. एफ जी बी वेक्टर है वो आप देख सकते हैं, उसका एरो देखने का. इट इज पॉइंटिंग इन थर्ड क्वाड्रेंट मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस. એટલે એમાં minus cos 30 minus sin 30 આવે. And the FGC vector is making an angle of 30 degree, but it is in fourth quadrant. એટલે all as TC, cos positive and sin negative. बस हो गया तीनों, फिर उनको ऐड कर दिया. હા સર. आप थोड़ा सा विजुअलाइज करके बताइए सेकंड क्वेश्चन का आंसर कि अगर मास एट दी ए इज गेट डबल्ड, ए को डबल कर दिया तो पहला क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूं वो तो आप ऐसे ही आंसर बता सकते हो. व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स अगर ए पे जो मास है उसको डबल कर दिया towards A. એટલે ટુવર્ડ્સ એ આવશે. एग्री बराबर है. अभी उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे एफ जी ए है तो मैंने यहाँ पे 2gm स्क्वायर लिखा था, वो कितना हो जाएगा 4gm. 4gm. square. तो ये सब तो बाकी सब सेम रहेगा. तो वहां पे जो प्लस जे कैप और माइनस जे कैप कैंसिल हो रहे थे वो कैंसिल नहीं हो गए. अभी 2j कैप में से एक जे कैप निकल जाएगा तो बाकी बचेगा 2gm स्क्वायर जे कैप विल बी योर आंसर इफ ए को डबल कर दिया. मैं भी समझाता हूँ आपको, राइट. इलेवन 30 के बाद आपका कौन सा लेक्चर है? उसके बीच में 15 मिनट का ब्रेक है. सर यस बोलिए. सर મારી ટેક્સ્ટમાં તો મારી ટેક્સ્ટ બુકમાં એક્ઝામ્પલ 8.2 છે, 8.1 અલગ છે. 8.2 છે મારી લખવામાં ભૂલ થઈ છે. ધીસ ઇઝ એન એક્ઝામ્પલ નંબર 8.2. मैंने नंबरिंग में कुछ प्रॉब्लम किया होगा. ડન. કોણ ચલો ડન? તું તો જોડે લખે તો પતી જ જાય ને. આપણા માટે સારા બીજા માટે કદાચ ખરાબ બી હોય.
Whenever you are having any problem, you are facing issues कि सर हम कैसे प्रिपेयर करें, टाइम टेबल पता नहीं चल रहा है, कैसे प्रिपेयर करने का वो पता नहीं चल रहा है, क्या प्रिपेयर करने का वो पता नहीं चल रहा है, any type of issue, you can approach any of us. We are always ready to help you. But for that being, you need to approach us. ડોક્ટર પાસે જાય તો ડોક્ટરને કેવું પડે કે મને આ તકલીફ, ડોક્ટરને ખબર ના પડે કે તમને શું તકલીફ છે, રાઈટ? कंप्लीटेड? बस आपको वो नेक्स्ट क्वेश्चन बी में करना ही है, मास एट ए इज डबल એટલે ma is 2m हो गया तो क्या करना है, ये पूरा वापस लिखने की जरूरत नहीं, यू ऑलरेडी नो दिस, यू नीड टू राइट डाउन ओनली द लास्ट स्टेप. मैं करवाता हूँ, चलिए कुछ पता नहीं. अच्छा वो चैप्टर 7 के रिमेनिंग एमसीक्यूज आपको बोले थे वो हो गए, तो कंप्लीटेड? આ क्या એટલે कुछ કરાયો કે ના કરાયો ના પાડો નથી કર્યા? Okay. If you have completed and any doubt you can ask at the end of the session. मैंने बोला था ना वो टाइम पे कि आप करके लाओ, फिर डाउट हो गए तो मैं करवा दूंगा. ऑनलाइन में से भी किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क. સર यस बोलिए. સર આજે જે કેપ અને માઇનસ સાइन 30 જે કેપ ને માઇનસ સાइन 30 જે કેપ જે તમે ઉડાવ્યું ને મતલબ કટ કર્યું સર એ કરાવજો ને. sin 30 ની વેલ્યુ 1/2 હોય, મેં નીચે લખ્યું છે. એટલે માઇનસ sin 30 જે કેપ becomes minus 1/2 જે કેપ. એવું બીજું બી એક sin 30 છે, એ બી માઇનસ જ છે, એટલે એ બી minus 1/2 જે કેપ થશે. minus 1/2 minus 1/2 becomes plus minus 1. એટલે આગળ એક જે કેપ પ્લસ હતું ને પછી આ જે કેપ માઇનસ આવ્યું એટલે ઉડી ગયું. હા સર ઓકે એક સ્ટેપ મેં ઓછું કરી દીધું. સર यस बोलिए. सर आ शॉर्टकट एक बार रिपीट करो ना. शॉर्टकट में तो मैंने कुछ नहीं ऐसा बताया कि जी हमारा रेफरेंस है, उस पे 3 पोस्ट लग रहे हैं, जीए जीबी एंड जीसी. ये तीनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो ये जीबी और जीसी इन दोनों के बीच का एंगल 120, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जिसको मैंने एफ डैश बोला वो बराबर बीच में से आएगा. मतलब यहाँ से भी 60 डिग्री का एंगल बनाएगा और यहाँ से भी 60 डिग्री का. अभी ये एफ डैश और एफ जी ए आप देख सकते हो, दर इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो फिर ये रिजल्टेंट जी पे 0 कर देगा. नाउ गेटिंग विद दिस? यस सर. सर बोलो.
સર અગર બે ઓબ્જેક્ટ્સ હોય અને એના વચ્ચે થર્ડ ઓબ્જેક્ટ હોય તો અગર બંને ઓબ્જેક્ટ્સ જે છે જે થર્ડ ઓબ્જેક્ટની આજુબાજુ છે નો માસ સેમ હોય તો પછી જે થર્ડ ઓબ્જેક્ટ છે જે વચ્ચે એ તો એના પોઝિશન ઉપર જ રહેશે ને કારણ કે બંને ફોર્સ ઓફ અટ્રેક્શન સેમ થઈ જશે. ડિસ્ટન્સ સેમ હોય તો. હા સર. અને સર તમે પેલો ચાર્જીસના કેસમાં કહેતા હતા તો એ તો કોલમ લો કહેવાય ને. यानी कूलम्स फोर्स का यस. चलिए अभी क्वेश्चन ए में हम क्या चेंज करेंगे. अगर બધું सेम डायग्राम वायग्राम कुछ फिर से बनाने की जरूरत नहीं है. अगर आपने क्वेश्चन बी में ऐसा बोला है कि मास एट ए इज डबल्ड, मतलब एम ए जो पहले एम था उसको 2m कर दिया, बराबर है. तो जो फोर्स चेंज हुआ उसका ही नाम लिखो. ये कितना हो जाएगा 4g. Is there any change in GB and GC? Not to write down this. जो चेंज हुआ वही लिखो. ये तो सब सेम रिजल्टेंट फोर्स ऑन जी, जीए, जीबी और जीसी. यहाँ पे हो जाएगा, अभी आप निकालोगे तो 2gm स्क्वायर ही कॉमन. पहले तो यहाँ पे 2gm था तो वो 2gm निकल गया तो यहाँ पे 1 बचता था. अभी क्या बचेगा 2gm, बराबर. सो दिस इज 2j कैप. ये -1/2, ये -1/2, तो -j कैप इसमें से निकल जाएगा. 2j कैप में से एक j कैप गया, so it is 2gm square into bracket. That will be your answer. ये आपको तो पूरा लिखना पड़ेगा, मेरे को तो सिर्फ चेंजेस ही करने थे. डायग्राम સર हाँ સર हाँ बस આટલું જ કરવાનું. આ 2 3 4 જ સ્ટેપ. હા આટલું જ લખવાનું છે. 1 2 3 આટલું તો લખાશે ને. 4 और नहीं. સર यस बोलिए. સર તમે પેલું જે જે કેપ લખ્યું હતું ને પેલા ફર્સ્ટ કેસમાં તો એ તો હા. પેલું માઇનસના લીધે માઇનસ જે કેપ પ્લસ માઇનસ જે કેપ ઇન્ટુ માઇનસ જે છે પ્લસ થઈ જાય એટલે જે કેપ થઈ જાય ને ટોટલ. શું બોલે છે એ જ નથી ખબર પડતી. મલ્ટીપ્લાય તો કે કર્યું જ નથી ભાઈ. આ પેલા માઇનસ હતું ને આ માઇનસ હતું એટલે આ માઇનસ જે કેપ હતું, અહીંયા પ્લસ જે કેપ હતું, પ્લસ જે માઇનસ જે ઉડી ગયું. હવે આ 2j કેપ આવ્યું એટલે 2j માંથી જે કેપ માઇનસ કરવાનું. ધેટ્સ ઇટ. ના સર હું એવું કહું છું કે પેલું જે તમે ઇક્વેશન લખાયો હતો ને કે 2gm સ્ક્વેર જે કેપ તો એમાં જે હા. કેપ એટલા માટે આવ્યો ને કે મતલબ પેલી જે ફોર્સની ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં હોય યુનિટ વેક્ટર તો માઇનસ જે કેપ ના 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 એવું બધું કઈ કરવાનું જ નતું ભાઈ. એફ જી એ વેક્ટર ની ડાયરેક્શન જો પોઝિટિવ વાય એક્સિસ માં હતી, પોઝિટિવ વાય એક્સિસ નો યુનિટ વેક્ટર જે કેપ હતો એટલે પછી બસ મેં જે કેપ એડ કરી દીધું. ધેટ્સ ઇટ. પણ સર પેલું સુપરપોઝિશન પ્રિન્સિપલ ના આલા હિસાબથી સુપર પોઝિશન ને બધું તું છોડ ને. એફ જી એ વેક્ટર ની ડાયરેક્શન ક્યાં છે? વાય એક્સિસ પર છે ને. પોઝિટિવ હા હા તો પછી ડાયરેક્ટ જે કે તને અલા કોઈ અહીંથી કારેલી બાગ જવાનું કે તો પછી તારે માંજલપુર થઈને જ જવું એવું જરૂરી છે? સીધે સીધો જતો રહે ને ભાઈ. જે વસ્તુ આટલી સિમ્પલ છે એને ખાલી ખોટી ટ્વિસ્ટ શું કરવા કરવાની? Write it down, write it down. Completed? Then I'm taking exercise 8.17. That is also based on this particular topic. You don't want to take for the new topic today. तो इसके बेस जो न्यूमेरिकल वही कर दे. Completed? Finally? Exercise 8.17. वॉलंटियर चाहिए सर रीड मैं करने के आई लिए? ये तू રીડ કરીશ? કેમ ઇંગ્લિશ છે? ઇંગ્લિશ આવડે છે? અરે ભાવશે ને? આવશે ને? તને
मूड નથી. Rocket is fired vertically with speed of 5 kilometers. A rocket is fired with a speed of 5 Kilometers per second. एक मिनट नहीं वी हैव टू टेक क्वेश्चन नंबर 12 रॉकेट वाળો છે પણ બીજો છે આજે તમને કરાવ્યું 8.12 And what distance from the source and the gravitational force of the orbit is 0. Mass of the sun is 2 into 10 to 30 kg. Mass of the earth is 6 into 10 to 40. And get the effect of other planets. mass of earth is 6 into And the okay and get the effect of other planets, etc. Orbital radius is equal to 1.5 to 10 to 11 meters. okay so mass of the sun आपको दिया है 2 into 10 to the power 30 kg mass of the earth आपको दिया है 6 into 10 to the power 24 and the distance between them orbital radius or we have fired a rocket from the surface of earth so let m is the mass of rocket पता नहीं है लेकिन assume किया है we want to find out that at what distance from earth the resultant gravitational force on this rocket is 0 तो पहले तो इसको orbital radius बोलते हैं वो क्या हो गया आपने चैप्टर 2 में कुछ पढ़ा था distance between the earth and the sun is called इसका कुछ नाम देते हैं स्पेशल AU. astronomical unit it's an astronomical unit that is a distance between earth and the sun तो अर्थ के लिए क्या है कि ये सन सेंटर में है अर्थ उसके आजू बाजू घूमता है so this becomes the distance between earth and sun and that is nothing but an orbital radius वही रेडियस में वो घूमता है ना इसलिए उसको 1.5 into 10 to the power 11 चाहे इसको आप बोलो डिस्टेंस बिटवीन सन एंड और यू कैन कॉल दिस एज अ ऑर्बिटल रेडियस एक ही बात है बराबर ये इसको नाम देते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सो डायग्राम देखते हैं तो और पता चलेगा से फॉर दिस इज द अर्थ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट यहां से ये सन हो गया इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें दिया गया है 1.5 into 10 to the power 11 we have fired one rocket from the surface of the earth यहाँ से एक रॉकेट फायर किया हमने टुवर्ड्स द सन सपोज ये रॉकेट यहाँ पे आ गया जिसका डिस्टेंस d है अर्थ से टोटल कितना है कैन आई से दिस इज r minus d from the sun अर्थ से d हो गया तो वहां से r minus d हो गया अगर ये पोजीशन में कंसीडर करता हूँ रॉकेट की रॉकेट के पास खुद का एक मास है ये मास पे सन एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फोर्स एक्टिंग ड्यू टू मास रॉकेट पे ये एक फोर्स लगाएगा सन gravitational force is which type of force can I say that the force acting on rocket due to sun will be in this direction similarly force acting on the rocket due to earth will be in this direction जब एक ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लग रहे हो और उसका रिजल्टेंट जीरो करना हो दिस मींस दिस शुड बी ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन तो आपका आंसर हो जाएगा वो कौन से डिस्टेंस में हो रहा है वो आपको फाइंड करना है दिस इज अ मेथड आई विल मेक देम ऑफ सेम व्हिच विल गिव यू आंसर ऑफ डी व्हिच वी वांट टू फाइंड आउट बराबर सो पहले तो अज्यूम कर लेते हैं लेट डी इज द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ जहां पे क्या हो रहा है कि जहां पे रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो रहा है रॉकेट पे जिसको हमने एफ आर बोला नाउ यहाँ पे अगर आप मैथमेटिकली देखोगे तो एफ आर फोर्स ऑन रॉकेट इज द सम ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ड्यू टू सन एज वेल एज आर एस और आर ई ऐसा हो जाएगा नाम में कुछ नहीं रखा है आप कुछ भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता
This is the gravitational force on rocket due to sun, and this is the gravitational force on. But we want the resultant force on the rocket to be. इसको अगर 0 डालोगे तो ऐसा हो जाएगा, बराबर। और फिर आपको ऐसा मिल जाएगा कि FRS वेक्टर शुड बी ऑफ माइनस ऑफ, जो मैंने आपको डायरेक्ट बोला कि दिस शुड बी ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन। आप डायरेक्ट ये पॉइंट लिखोगे तो भी चलेगा, ये तो मेरे को समझाना था कैसा है इसलिए लिखा। 2 मार्क में ये क्वेश्चन पूछते, यू शुड हैव टू गो डायरेक्टली बाय दिस, दिस टू शुड बी ऑफ सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन। नाउ वी सॉल्व इट। इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। मैग्नीट्यूड लोगे तो फिर आप समझो कि डायरेक्शन को तो निकाल देना पड़ेगा, प्लस माइनस की जरूरत नहीं हो। दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन रॉकेट, जिसका खुद का मास कौन लगा रहा है, जिसका मास ms और डिस्टेंस कितना। अब ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला बताइए। g जिस पे लग रहा है उसका मास, जो लगा रहा है उसका मास, दैट इज ms, एंड डिस्टेंस कितना इन दोनों के बीच में, r minus d the, this is a force acting on rocket due to, लगाइए वापस, जिस पे लगा उसका मास, जिसने लगाया उसका मास, अपॉन डिस्टेंस r, इसमें से मेरे को ये d फाइंड करना है, which is our unknown. How many equations? Comparison मतलब one equation. How many unknowns? Mathematics says you can solve it. बस just you have to solve it mathematically. ये g और m तो कैंसिल हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो फिर मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, ये r माइनस डी को यहाँ पे डाल देता हूँ, तो ms by me is re माइनस d the whole square, r बोला है, हाँ चलिए, r माइनस d the whole square अपॉन ऑफ, तो उसको होल स्क्वायर कर देता हूँ, तो यहाँ पे लेके पूरा एक कैप स्क्वायर कर दिया। अभी वैल्यू नहीं डालेंगे, so ms by me, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, r by माइनस d by d is 1. ठीक है। Now you put out the values. What is the mass of sun given? 2 into 10 to the power 30. Upon what is the mass of 6 earth? into 10 raised to 2 10 to the 24. power 24. Upon ये रख 1.5 दे आप, into ये पची रखिए, चलिए निकल गया। 0.33. और यहाँ पे पावर हो जाएगा 10 to the power 6। यहाँ पे r by d minus 1 the whole square है, इसमें से आपको d फाइंड करना है, तो पहले तो ये स्क्वायर निकालना पड़ेगा। स्क्वायर निकालोगे तो फिर वो r by d minus 1 होगा, तो फिर d का कुछ कर सकते हो ना। स्क्वायर निकालने के लिए दोनों बाजू स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। स्क्वायर रूट लोगे तो यहाँ पे 1/3 है, ये हो जाएगा 1 by root 10 to the power 10 raised to 6 है, 3. उसका स्क्वायर रूट 10 raised 10 to the power 3, बराबर। 10 to the power 6 है, पावर में हम ऐसा करते हैं कि 6 स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो 6 into 1/2, दैट इज, तो ये हो गया r by d minus 1, 1/√3, √3 का वैल्यू आप जानते हो 1.73, 1.73. 1 upon 1.73 करवाना, Sir, 0.578. 0.578 Yes, इन sir. 2000 कर दो, ये 10 to the power 3 577.36. 578 लखी दो, चल। दिस इज r by d minus, तो r by d कैन बी रिटन एज, ये 1 वहां पे चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 9. सो इसमें से अगर d को सब्जेक्ट बनाओगे तो d विल बी r अपॉन ऑफ, 579. नाउ ये r का वैल्यू डाल दीजिए, 1.5 into 10 to the power 11 upon 579, Sir, 0.00259, 0.00259. के 000, Sir, 00259 259 तो 26 बोल देता हूँ। into 10 to the power 11. This is the distance from the sun where the gravitational force is 0, distance from the earth है। और अगर यही फोर्स, यही क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा होता एक्स्ट्रा में, तो what is the distance from the sun where the gravitational force is 0, तो आप क्या कर दो, 1.5 into 10 हाँ, raised तो to r 11 माइनस minus d कर d. देवानू ने,
R is 1.5 into 10 to the power 11 minus 0.0026 into 10 to the power 11 करते 1.4 14.0 4 into 10 to the power 11 meters. मतलब ये डिस्टेंस आप देखिए तो सन से तो बहुत नजदीक आएगा, यहाँ से आई है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है तो 1.49 डिस्टेंस फ्रॉम द सन लाइन के आई जाए अर्थ की बाजू में। या रीजन व्हाट इज द रीजन इतना नजदीक क्यों because आया? of the mass of sun. मास ऑफ सन बहुत ज्यादा होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स में वो डोमिनेट करता है जिसका मास ज्यादा हो। इन दोनों में आप कंपैरिजन कीजिए तो सन का मास बहुत ज्यादा है, बराबर, इसलिए जो पॉइंट मिला आपको बहुत नजदीक मिला। यू गेटिंग विद दिस? સર बोलिए भाई। સર આ તમે FR વેક્ટર ઇક્વલ્સ ટુ 0 લીધો તો આજે મતલબ આનું સમ લીધું પછી તો એમાં એ વસ્તુ ન કરો કે ડાયરેક્ટલી આપણે FRE વેક્ટરનું જ બધું ફાઇન્ડ શું શું કરવાનું. શું શું ફરીથી બોલ। એટલે સર તમે FR વેક્ટર લીધું પછી તમે એને હા। ઇક્વેટ ટુ FRS વેક્ટર પ્લસ FRE વેક્ટર તો આપણે તો FRE વેક્ટરનું જે ડિસ્ટન્સ હતું એ ફાઇન્ડ કરવાનું હતું તો એ રીતે એના ખબર પડી. અલા ભાઈ એક ઓબ્જેક્ટ છે એ બે ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ ના ઇફેક્ટ પર આવતું હોય તો આપણે જ્યારે એને રિઝલ્ટન્ટ ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ ફાઇન્ડ કરવું હોય તો બે ઓબ્જેક્ટ ને કન્સિડર કરવા પડે, સિંગલ ઓબ્જેક્ટ થી ના ચાલે। હા સર. બાકી તો સુપરપોઝિશન પ્રિન્સિપલ ની રિક્વાયરમેન્ટ જ શું? અને સર આ FR વેક્ટર 0 છે મતલબ આ જે રોકેટની પોઝિશન હશે એ બંને વચ્ચે મિડ પોઈન્ટ ઉપર હશે ને બંને? ના, મિડ પોઈન્ટ ઉપર ક્યારે હોય કે અર્થ અને સન નું માસ ઇક્વલ હોય તો એ જ મેં સમજાવ્યું હમણાં કે આમાં હા સર, અર્થ નું માસ બહુ mass લેસ છે difference. સન કરતા, એટલે સન થી બહુ દૂર આવશે, અર્થ થી નજીક હા. આવશે। જો અર્થ થી 0.0026 ડિસ્ટન્સ આવે છે, સન થી 1.4974 એટલે બહુ मतलब ऑलमोस्ट नियर अर्थ એટલે अर्थ ની અંદર છે એવું જ મળી જાય છે। હા સર. Now certain things that you have to clarify for the offline classes is that you need to carry your calculators with you because calculators are allowed, तो फिर वो होना ही चाहिए सबका। टेक्स्ट बुक वगैरह आपको जो भी चाहिए वो आपका आपके साथ होना चाहिए। You are having that FR1, we want FR vector to be 0. So can next step में हो जाएगा 0 is FRS vector plus FRE। फिर उसको फिर यहाँ पे FRS को यहाँ पे ले लो तो ऐसा मिल जाएगा ना FRS is minus of FR। ये आपने पूछ्યું છે to find that point where the gravitational force on rocket is 0, that's why we have to take it, it is given। तो आप ऐसा point find कीजिए जहाँ पे resultant force rocket पे 0 हो जाए, that is FR to be 0। ये सब आपका बेसिक है 12th स्टैंडर्ड के लिए। 12th स्टैंडर्ड में ये सब चीजें आएगी वापस, ये क्वेश्चन भी आएगा પણ એમાં ચાર્જ ને ફાયર ના કરવાનું હોય, એમાં કંઈક અલગ આવશે પણ કન્સેપ્ટ સેમ યુઝ થશે। तो आपको एक चीज याद रखनी है, कंसेप्ट याद रखना है कि when there are two vectors which are acting at a single point and we want the resultant to be 0, that means they should be of same magnitude and opposite in डायग्राम ड्रॉ करने का हैबिट डालिए।
સર हाँ बोलिए। સર તમે એક એવો સ્ટેટમેન્ટ કીધો હતો ને કે આજે આપણું ડિસ્ટન્સ આવ્યું એ અર્થની બહુ નજીક આવ્યું તો એટલે આવ્યું કે સનનું માસ વધારે હતું હે ને હા ન્યૂટન ભાઈ જ્યારે એપલના ટ્રી નીચે બેઠા હતા તો એપલ જ કેમ નીચે પડ્યું, અર્થ કેમ ઉપર ના ગયું? માસ તો બે પાસે હતા. બીકોઝ ઇન ધેટ કેસ અર્થનું માસ વધારે હોય એટલે એનું ग्रेविटेशनल फोर्स डोमिनेट करे. वो टाइम पे कोई ऐसा भी साइंटिस्ट था, अभी मैं नाम भूल गया, उसने वो कैलकुलेट किया था कि अर्थ कितना ऊपर गया होगा. ये तो म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स है, एप्पल अर्थ पे लगाएगा, अर्थ एप्पल पे लगाएगा, लेकिन अर्थ का ज्यादा इसलिए एप्पल गिर गया. तो एप्पल ने भी कुछ अट्रैक्ट किया होगा ना अर्थ को. कितना वो कैलकुलेट किया था किसने? एवरेज मास लेके. एक एप्पल जनरली કેટલા માસ નું હોય? 250-300 ગ્રામ નું. મોટું હોય બહુ, કિલો નું તો એપ્પલ હોય નહીં, तो ज्यादा से ज्यादा 250-300 ग्राम का. तो 300 ग्राम एप्पल का मास ले लो, अर्थ का मास तो आपके पास है, एवरेज डिस्टेंस ले लो तो आपको पता चलेगा कि अर्थ कितना अट्रैक्ट हुआ हो. Completed? Completed. Yes, sir, completed. કમ્પ્લીટેડ Tomorrow you will having a physics session from 11:30 to 1. કાલે ટ્યુઝડે ને એટલે 11:30 થી 1 હશે ને. I will complete the आगे के 3 थियरी है वो मेरे को करवाना है, उसके फिर न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा. ये ऑर्डर में ही जाएंगे और आपको असाइनमेंट भी शेयर करवा देता हूँ. असाइनमेंट का हार्ड कॉपी तो आपको मिला हो, तो वो रोज साथ में ही रखने का जो लोग ऑफलाइन में आते हैं. Keep your calculator and this assignment and everything with you. સર બોલીએ યશભાઈ. સર આમ સનનું માસ જે છે એ વધારે હોય તો એના કારણે બોડી એના તરફ વધારે અટ્રેક્ટ ના થાય એટલે અર્થથી ડિસ્ટન્સ ના વધી જાય એવું કંઈક ના હોય કે ઓપોઝિટ હોય? ના 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 એવું ના. એ ક્યારે થાય એવું જે તું કે છે એમાં તમને એવું પૂછ્યું હોય ને કે રોકેટ का पोजीशन कहाँ पे वो जीरो. પણ સર અગર સનનો માસ વધારે છે ને રોકેટનું માસ એના મતલબ અર્થનું માસ એના કરતા ઓછું છે તો રોકેટ સન તરફ વધારે અટ્રેક્ટ થાય તો સનથી ડિસ્ટન્સ ઓછો ના થઈ જાય, અર્થથી ડિસ્ટન્સ વધી જાય એવું ના થાય? આપણને એવું પૂછ્યું છે ફાઇન્ડ આઉટ ધ ડિસ્ટન્સ વેર ધ રિઝલ્ટન્ટ ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ ઇઝ ઝીરો. એટલે સનનું ફોર્સ વધારે છે બરાબર ને, તેનું ડિસ્ટન્સ બી વધારે રાખવું. ધેટ વોટ આઈ એમ ટેલિંગ. हाँ 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 राइट. चलिए आप एक एग्जांपल नंबर 8.1 देखिए, कुछ समझ में आता है क्या? ऐसा कुछ हमने समझा है कि हमें रीड करना है. DVT and the Sun planet distance ST, D radius, dr, relate RP and BP to the corresponding quantity and the aphelion RA. Will the planet take equal times to transverse DAC and CPG? आप एग्जांपल नंबर 8.1 के लिए आपको केप्लर्स लॉ का जो डायग्राम दिया था हमने भी ये ड्रॉ किया था. आप देखिए वो आपको 8.1 ए वाला फिगर जिसमें आपको बताया कि ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन ऑफ द वन ऑफ द फोकाई. पहले तो आपको पूछा गया है कि पी पेरिहेलियन पोजीशन है. पेरिहेलियन के बारे में मैंने आपको कुछ बताया होगा. नियरेस्ट पोजीशन को पेरिहेलियन बोलते हैं और फारदेस्ट पोजीशन को एफिलियन बोलते हैं. तो ये आपको पूछ रहे हैं कि पेरिहेलियन पोजीशन है उसका डिस्टेंस आरपी है, उसके रिलेटेड एफिलियन है उसका पोजीशन आरए है. तो आरपी और आरए के बीच में क्या रिश्ता होगा? पेरिहेलियन मतलब नजदीक वाला पोजीशन और एफिलियन मतलब तो आरपी मस्ट बी लेस देन आरए. वो था पेरिहेलियन का डिस्टेंस सन से एफिलियन से कंपेयर में कम होगा. तो आपको देखो आंसर में दिखा होगा आरए इज ग्रेटर देन आरपी या आरपी इज लेस देन आरए.
फिर आपको कुछ ऐसा बताया गया होगा, मैंने बताया होगा कि जब प्लैनेट नजदीक होता है, मतलब नजदीक वाली पोजीशन होता है, तब वो स्लोअर मूव करता है, और जब दूर होता है तो ऐसा कुछ बताया था, ऐसा कुछ बताया था कि उल्टा बताया था? સર તમે दूर होगा तब वो स्लोअर जाएगा क्योंकि वो बेस छोटा करना है, ऐसा बताया था। और जब नजदीक होगा तब फास्ट ऐसा कुछ बताया था। हाँ, तो वो बेस ज्यादा बनेगा, ऐसा बताया था। तो अगर पेरिहिलियन वाला पोजीशन है वो नजदीक है, और एपहिलियन वाला पोजीशन है वो दूर है। पेरिहिलियन का वेलोसिटी हमने वीपी बोला और एपहिलियन का वीए बोला, तो नजदीक वाला पोजीशन कौन सा है? VA और दूर वाला है वो वीए। तो इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता बनेगा? नजीक वालू हो त्यारे वेलोसिटी વધારે હોય तो वीपी मस्ट बी ग्रेटर देन, ऐसा दिया आपको। Since RA is greater than RP, that means VP is greater than VA. बराबर है? यस सर बराबर है। नजीकनी पोजीशन पर स्पीड વધારે, और उसके आगे बोला है कि आप SBAC उसका एरिया, और मतलब वो हाफ पार्ट का, और दूसरा एरिया है SBPC, वो दोनों देखोगे तो आधे इक्वल होगा कि नहीं होगा? मतलब इक्वल एरिया है, विल दे कवर दिस इन इक्वल टाइम? सर ना यस था ना, સર ના स्पीड तो अलग अलग होता है ना। तो आप नीचे वो आंसर दिया है वो पढ़िए एक बार, जिसने क्वेश्चन रीड किया। द एरिया SBAC, The area SBAC bounded by the ellipse and the radius vector SB and SB is larger than SBP. ऐसा है SBAC का एरिया बराबर है SBPC के एरिया से, उसमें कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको? SBAC वाળું एरिया અને SBPC वाળું, એટલે આ વાળું एरिया जो SBPC मतलब ये छोटा वाला एरिया, और SBAC मतलब बड़ा वाला एरिया, राइट? यस यस, आगे रीड कीजिए। From Kepler's second law, equal areas are swept in equal time. Hence, the planet will take a longer time to transfer BAC than BAC को कंप्लीट करने के लिए वो ज्यादा टाइम लगेगा देन दैट टू बी ए CPB। बराबर છે? पता नहीं चला होगा तो हम नेक्स्ट टाइम सॉल्व करके बताएंगे। वो RARP और VAVP का तो रिश्ता पता चल गया ना, ये बता दूं।